तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास अंबानी परिवार और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर काफ़ी जानकारी है। हम कोशिश करेंगे कि इस सब जानकारी से समझें कि ये एम्पायर बना कैसे, भारत पर इसका क्या असर रहा है और आगे क्या हो सकता है। जी ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, बल्कि भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत जाहिर है धीरूभाई अंबानी से होती है। हाँ, स्रोतों में जिक्र है कि कैसे उन्होंने यमन में एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट के तौर पे शुरुआत की जी और फिर सिर्फ 15,000 रुपए की पूंजी से रिलायंस की नींव डाली। उस जमाने के हिसाब से ये ठीक ठाक रकम थी। हाँ बिल्कुल। और उनकी सोच थोड़ी अलग थी उस वक्त। कैसे? मतलब आम निवेशक को कंपनी का हिस्सेदार बनाना वो इक्विटी कल्ट वाली बात। और कम लागत ज्यादा वॉल्यूम का फंडा। अच्छा, तो ये रणनीति क्या आगे भी काम आई? हाँ बिल्कुल। यही सोच तो रिलायंस के डीएनए का हिस्सा बन गई एक तरह से। इसी नींव पर आज पेट्रोकेमिकल से लेकर टेलीकॉम और रिटेल तक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा है। जामनगर रिफाइनरी को ही देख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी, रोजाना 12 लाख बैरल से ज्यादा की कैपेसिटी। बाप रे। और फिर 2016 में जियो का लॉन्च, वो तो सीधा धीरूभाई की वॉल्यूम वाली रणनीति का डिजिटल वर्जन था। हाँ, जियो ने तो मार्केट हिला दिया था। एकदम। डेटा इतना सस्ता कर दिया कि करोड़ों ग्राहक जुड़ गए रातों रात। हाँ, और मुकेश अंबानी ने इसे सिर्फ टेलीकॉम तक नहीं रखा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में मेटा मतलब फेसबुक और गूगल जैसी ग्लोबल कंपनियों से पार्टनरशिप का जिक्र है। जी, और एमबीब जैसे एडटेक स्टार्टअप, नेटमेट्स जैसी ऑनलाइन फार्मेसी में निवेश भी किया। और रिलायंस रिटेल, वो भी तो आज देश का सबसे बड़ा रिटेलर है। हाँ बिल्कुल, टॉप पर है। लेकिन देखिए, स्रोत एक और पहलू भी दिखाते हैं, वो 2005 वाला विभाजन। हाँ, भाइयों के बीच। अनिल अंबानी को टेलीकॉम और फाइनेंस जैसे काफी अहम सेक्टर मिले थे। मिले तो थे, पर कुछ शायद निवेश के फैसले सही नहीं रहे। कर्ज बढ़ता गया और उनकी कंपनियों की हालत हम सब जानते हैं, काफी कमजोर हो गई। ये दिखाता है कि इतने बड़े एम्पायर में भी फैसले कितने मायने रखते हैं। बिल्कुल, एक चेतावनी की तरह है। तो एक तरफ ये सब और दूसरी तरफ अब अगली पीढ़ी तैयार है। जी बिल्कुल। आकाश अंबानी अब जियो के चेयरमैन हैं, फोकस 5G रोल आउट पर। और ईशा अंबानी रिटेल संभाल रही हैं। हाँ, रिलायंस रिटेल। और उनका मुकाबला अब नाइका, टाटा क्लिक जैसे प्लेयर से हैं। दिलचस्प है। और अनंत अंबानी? अनंत अंबानी रिलायंस न्यू एनर्जी देख रहे हैं। ये फ्यूचर का बिजनेस है। न्यू एनर्जी मतलब? सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन। इस पर करीब 75,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश प्लान है। वाह, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, ये भविष्य पर दांव है। और नीता अंबानी की भूमिका? रिलायंस फाउंडेशन के जरिए जी, वो भी काफी अहम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव का विकास और खेल, जैसे ISL, इंडियन सुपर लीग। हाँ, ISL तो काफी पॉपुलर है। और वो IOC मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। अच्छा। और हाँ, एंटीलिया, वो घर। हाँ, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाला घर, करीब 600 कर्मचारी, वो तो एक सिंबल बन गया है। बिल्कुल, उनकी ग्लोबल पहचान का एक प्रतीक। अच्छा, इन सब का भारत की अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर क्या असर है? कितना बड़ा इम्पैक्ट है? आंकड़े बताते हैं कि रिलायंस अकेले देश की GDP में करीब 3% का योगदान देता है। 3%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और रोजगार, 2 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं। और टेक्नोलॉजी लाने में भी तो बड़ी भूमिका रही है। 4G और अब 5G। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी कहानी है, ये सिर्फ बिजनेस बढ़ाने की कहानी नहीं है। नहीं। इसमें इनोवेशन है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, फैमिली डायनामिक्स हैं, और भारत का जो आर्थिक और तकनीकी बदलाव हो रहा है, उसकी भी कहानी है। सही कहा। धीरूभाई की विरासत से लेके मुकेश अंबानी का डिजिटल विजन और अब अगली पीढ़ी का ग्रीन एनर्जी पर फोकस, कई परतें हैं इसमें। बिल्कुल। और रिलायंस का अगला लक्ष्य क्या है? नेट जीरो कार्बन बनना 2035 तक। जी, वो लक्ष्य रखा है, और अफ्रीका, मिडल ईस्ट जैसे नए बाजारों में भी विस्तार की योजना है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये इतना बड़ा समूह भविष्य की चुनौतियों और मौकों का सामना कैसे करता है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, कि एक ही परिवार के नियंत्रण वाला इतना बड़ा और इतना विविध समूह भारत के आने वाले कल के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को किस हद तक और किस दिशा में प्रभावित करता रहेगा।